Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa. In this lecture of community nutrition, I discuss about the goiter, the disease of the thyroid gland, in which I discuss about the function of the thyroid gland, causes of the thyroid issues, signs and symptoms of the thyroid gland, and their negative effects on the health. And at the end, I discuss about the test which is used to detect the thyroid gland. And at the end, I discuss about the nutrition and lifestyle approaches to support thyroid health. What is thyroid hormone? In the introduction, I discussed that its positioning in the neck below the thyroid cartilage. Thyroid cartilage के नीचे ये होते हैं, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है कंसिस्ट ऑफ द टू कनेक्टिव लोब्स, ठीक है। एक तो जो इनमें टू कंसिस्टेंट लोब्स होते हैं, ठीक है। इसका वेट थायराइड ग्लैंड का अप टू 30 ग्राम तक होता है, विच इम्पैक्ट द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसका जो मेन इम्पैक्ट है, एक तो इस एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट करना है, दूसरा प्रोटीन की सिंथेसिस पे, ठीक है। कि अब जो थायराइड का फंक्शन क्या है कि इसने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। बॉडी के बहुत से फंक्शन होते हैं जिसे इसने रेगुलेट करना होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन ऑफ द थायराइड के जो फंक्शन है इसका, जो दो मेन है थायराइड के हार्मोन, T3 और T4, टेट्रा आयोडोथायरोन और ट्राई आयोडोथायरोन, ठीक है। तो इसका काम क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, उसके अलावा हार्ट रेट को रेगुलेट करना है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोडक्शन को आता है कैल्सिटोनिन की, ठीक है। कैल्सिटोनिन इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। कैल्सिटोनिन हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड फास्फोर लेवल, ठीक है। कि अगर सिंपल है कि अगर थायराइड का इशू आया है उसकी वजह से कैल्सिटोनिन का इफेक्ट आएगा। जब कैल्सिटोनिन पर इफेक्ट आएगा उसकी वजह से कैल्शियम की में और फास्फेट की ब्लड में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। जो कैल्सिटोनिन है ये भी थायराइड ग्लैंड से सेक्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसने रेगुलेट करना होता है ब्लड कैल्शियम लेवल और ब्लड फास्फोरस लेवल। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन, एक तो ये है कि अगर T4 की कंसनट्रेशन जो टेट्रा आयोडोथायरोन है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई है तो मेटाबॉलिक हमारा डिक्रीज हो जाना है। अगर उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई है T4 की टेट्रा आयोडोथायरोन की, जिसे हम T4 भी कहते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिक इंक्रीज हो जाना है, ठीक है। तो ये है, अगर T4 कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी उसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, अगर T4 कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी उसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और थायराइड हार्मोन इम्प्रूव द ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लूकोन्यूजेंसी। ग्लूकोन्यूजेंसी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। जो नॉन ग्लूकोज सोर्सेज होंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होंगे, उनसे ग्लूकोज का बनना, ठीक है। कि जब हमारी बॉडी में कीटो एसिडोसिस पे जाती है हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी में जब फॉर एग्जांपल हम डाइट में शुगर नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी का जो स्टोर फैट है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसकी लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो लाइपोलाइसिस करवा देगा, ठीक है। जो ग्लाइकोजन वो ग्लाइकोजन लाइसिस करवाएगा, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में कार्ब की टोटली डेफिशिएंसी आ गई तो उसने क्या करना है? उसने ग्लूकोज लेना है जो प्रोटीन से और जो स्टोर फेयर से, जो उस सोर्स से ग्लूकोज आएगा। जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, उसे क्या कहेंगे? ग्लूकोन्यूजेंसी, ठीक है। विच इन्फ्लुएंस ऑन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। ज़ाहिर है जब इसका काम ही है कि इसने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, तो मेटाबॉलिज्म फैट की मेटाबॉलिज्म भी आती है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म भी आती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी आती है। ये देखो कि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, कि मतलब जब स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, T4 की डेफिशिएंसी आएगी, उसमें क्या होगा कि आपके इंटरनल हार्मोन भी डिक्रीज हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके जो फैट की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म वो भी स्लो आउट हो जाएगी, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर T4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, आपकी मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी। अब देखें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो 4-4 5 चपाती खा जाते हैं और वो फिर भी उनका वेट नॉर्मल होता है, क्योंकि उनमें T4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो उनमें हाइपोथायराइडिज्म का इशू हो सकता है उसमें। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो आधी चपाती खाएं, उनका वेट उनका डबल ट्रिपल गेन हो जाता है, क्योंकि उसका T4 की कंसंट्रेशन कंप्रोमाइज़ होती है, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है
कि उसने जो उसके फोलिकुलर सेल्स हैं उसमें T4 और T3 की सेक्रेशन होनी होती है, ठीक है। और उसके दूसरे से पैराफोलिकुलर सेल, दो किस्म के सेल्स होते हैं थायराइड के। एक फोलिकुलर सेल जिसने T3 और T4 की सक्रीशन करवानी होती है, दूसरा पैराफोलिकुलर सेल, जो पैराफोलिकुलर सेल्स होंगे उसने कैल्सिटोनिन की सक्रीशन करवानी होती है, जिसने कैल्शियम और इसने मैग्नीशियम की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। ग्वाइटर क्या है कि ग्वाइटर जब इसमें इशू आएगा, ग्वाइटर इनलार्जमेंट और नेक में एक ग्लैंडुलर टाइप, ठीक है, नेक में एक फैटी सी जनरेशन हो जाती है जिसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर इट इज द डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, विजिबली एक्सटेंडेड स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है। नेक के आपने अक्सर देखा होगा इनकी नेक स्वेलिंग हुई होती है, ठीक है, तो उसे थायराइड कहते हैं। बाकी इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सिंपल ग्वाइटर है और इसमें टॉक्सिक ग्वाइटर है। सिंपल ग्वाइटर क्या होगा कि जब ग्वाइट उसका हाइपोथायराइडिज्म का इशू होगा, ठीक है। सिंपल ग्वाइटर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द एंटायर ग्लैंड्स आर द वन ऑफ द टू लोब्स, के इसमें नेक में लोब्स होते हैं, ठीक है। एक या दो लोब का या एंटायर नेक का इनलार्ज हो जाना, ठीक है, उस वो एसोसिएट होता है हाइपोथायराइडिज्म के साथ। उसमें क्या होता है कि उसमें मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, उसमें T4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसको सिंपल ग्वाइटर कहेंगे। जब ये क्या होगा, जब किसी डिजीज़ की वजह से, ठीक है, कि जब जिस तरह ग्रेवी डिजीज़ है, ग्रेवी डिजीज़ में क्या होता है कि अनकंडीशनली T4 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, उसको टॉक्सिक ग्वाइटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बताया, तो इसमें ये 4 इसके पैराथाइड हार्मोन होते हैं। उसका पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि उसने कैल्शियम और फास्फेट की जो है उसकी हिमोटेसिस के कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उससे कंट्रोल करना होता है। देन एथियोलॉजी होता है कि रीज़न क्या है, इसकी रीज़न बिहाइंड डिजीज़ क्या है, इसके एथियोलॉजी, इसका परवेलेंस रेट क्या है, ठीक है। अब जो इसका मेन परवेलेंस रीज़न और एथियोलॉजी रीज़न बिहाइंड द डिजीज़ क्या है, ठीक है। ये कि अगर जिस ज़मीन के सॉइल में मिट्टी में आयरन की जो जो है वो डेफिशिएंसी होगी, लो लेवल ऑफ आयोडीन होगा, उनमें इशू बनेगा रेट। दूसरा क्या है कि मोस्टली जो लेटर अमेरिकन है, सेंट्रल अमेरिकन है, साउथ एशियन है, उनमें ये इशू होता है, ठीक है। स्फोड्रिक ग्वाइटर भी होता है, ठीक है, विच डिवाइडेड इनटू द केसेस विद इन द जेनेटिक बैकग्राउंड के, जिनमें ग्वाइटर का इशू आता है ड्यू टू जेनेटिक बैकग्राउंड की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है। ग्लूट्रोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। ग्लूट्रोजेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि थायराइड के फंक्शन को वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो आगे काजीज और जो ग्वाइटर्स हैं, ठीक है, एक तो इंडेमिक है, इंडेमिक, दूसरा स्फोरिक है। स्फोरिक जो होते हैं जेनेटिक पर डिपेंड करते हैं, जो इंडेमिक होते हैं उसमें एक डाइट की डेफिशिएंसी हो सकती है, डाइटरी ग्लूट्रोजेंस हो सकता है। डाइट के ग्लूट्रोजेंस वो कंपाउंड होते हैं फूड में जिसकी वजह से जो थायराइड के फंक्शन है वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो डाइट में। जो स्फोर्डी को होगा, स्फोर्डी में क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आता है, ठीक है, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स आप ले रहे होते हैं जो ग्लूट्रोजेनिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा एक्रोमेगैली हो जाता है, उसके अलावा पैराथायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इसमें इशू आने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इशूज़ होता है, ठीक है। ग्लूट्रोजेनिक फूड वो फूड जिसकी वजह से थायराइड का इशू बनता है, ठीक है। अब वो कौन सा होते हैं, ग्लूटोजेनिक कंपाउंड किन में होते हैं, ये आगे मेंशन है, कसावा बीन्स है, सोया बीन्स है, फ्लैक्स सीड, स्ट्रॉबेरी, पियर, पीच, ठीक है। तो अब थायराइड जो स्टिमुलेशन होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको जनरल सा बता दूं, मेरे माइंड में आ रहा अभी कि वो होती क्या है थायराइड स्टिमुलेशन को। एक तो होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस करना क्या होता है, उसने थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन सक्रीट करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका क्या काम है कि उसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोड्यूस करना होता है। दूसरा क्या है कि उसने भी स्टिमुलेट करना होता है थायराइड ग्लैंड को। तीसरा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, उसने प्रोड्यूस करना होता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन, सिंपल, ठीक है। अब जो उसमें जो कन्वर्जन होती है वो यही है कि जो डाईहाइड्रोथायरीन दो मिलके
वो टेट्राएडोथायरीन बना देते हैं, ठीक है। एक डाई और एक ट्राई मिलके वो एक डाई और एक जो मोनो आयोडोथायरीन मिलके वो ट्राई आयोडोथायरीन बना देंगे, ठीक है। तो इसमें अब मैं टायरोसिन का बताऊंगा कि सोई टायरोसिन एक बड़ा अच्छा कंपाउंड है, एक अमाइनो एसिड है, रिच इन अ सोर्स ऑफ द डेयरी स्पेशली इन एग चीज़ एंड टर्की, उनमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इट्स कैन बी सिंथेसिस बाय द बॉडी फ्रॉम द फिनाइल एलानिन, जो ठीक है फिनाइल एलानिन एक कंपाउंड हैं जो कि चिकन में, फिश में, बीन्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपकी डाइट में वो इनरिच सोर्स में ले रहे हैं तो उसकी वजह से फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस करें, जो फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस होगा वो टायरोसिन की सिंथेसिस कर देगा, जो टायरोसिन जब सिंथेसिस होगी तो ऑटोमेटिकली इसके फंक्शन इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको अगर किसी को हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हो गया तो उनमें यह है कि उनको सपोर्ट करने के लिए टायरोसिन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। अप टू 500 टू 100 मिलीग्राम तक इसे एक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बाकी लैब टेस्ट है, लैब टेस्ट ये है कि इसमें बीएमआर है, बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिक रेट है, अगर वो लो होगा तो मतलब वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, अगर हाई होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है अगर वो हाई होगा, वो ज़ाहिर है जब हाई कब होगा, जब हमारा मेटाबॉलिक रेट लो होगा तो वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, अगर लो होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाकी दो टेस्ट है, इसमें प्रोटीन बाइंडिंग आयोडीन है, अगर लो होगा तो वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, अगर हाई होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके सर्जरिकल है, ठीक है, ओरल थायरोक्सिन ड्रग्स हैं, ठीक है। तो उसके अलावा न्यूट्रिशनली कुछ वैसे ट्रीट किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल होते हैं, वो जो नड्यूज होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं। आपने सरसरी सा पढ़ना है, जो मेन मेन चीज़ें आपने सिर्फ वही देखनी है, ठीक है। ये आपको मेडिसिन इस तरह की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आप पता होना चाहिए फिर भी कि लिवोथ्रॉक्सिन है जो कि मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग के हार्मोन के फंक्शन को नॉर्मल कर देती है, ठीक है। कि अब फूड कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से थायराइड के जो फंक्शन कंट्रोल हो, आयोडीन सबसे पहले। आयोडीन आयोडीन ट्रेस एलिमेंट है, रिच फूड सोर्स इंक्लूड सी वीड, फिश एंड सी फूड और एग्स में से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो थायरोग्लोबिन है, थायरोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड विच स्टोर आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन को वो थायरोग्लोबिन स्टोर करता है, ठीक है। अगर अगर थायराइड डिसफंक्शन हो गया तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या उसे थायराइडाइसिस हो सकता है, ठीक है, या थायराइड कैंसर हो सकता है। अब इसमें डाइट का बताऊंगा, वो मैं आपको अपने से बता रहा हूँ डाइट का, कि सबसे पहले हम देखा आयोडीन के रिच जो सोर्स है, ठीक है। कि आयोडीन जो है साल्स में आयोडीन होता है, इसके अलावा वेजिटेबल में या सी फीड में आयोडीन का रिच सोर्स होता है। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप लो लेवल आयोडीन ले रहे होते हैं, जो सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी हो गया उसके इलाजमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ स्टंटिंग ग्रोथ होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। उसके अलावा ये है कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसमें डिले आ जाएगा, ठीक है। ओ एंड इसमें बताऊंगा कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जो कि आयोडीन की जो अब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। उसको गिट्रोजेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो कि इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देखा जाए कि कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इसकी अगर थायराइड का इशू आ गया। सेलेनियम, जो सेलेनियम होगा, अगर आप डाइट में सेलेनियम, जिंक, आयरन और कॉपर ऐड कर लें तो ये इसके सिम्टम कवर हो सकते हैं। जो सेलेनियम होगा वो T3 और T4 के फंक्शन को रेगुलेट करेगा, वो उस तरह इन्फ्लेमेशन कम करेगी। जो जिंक है, जिंक का काम क्या है कि उसने जो हाइपोथायराइडिज्म की डेफिशिएंसीज आती हैं उनमें उसको कवर करता है, ठीक है। उसके अलावा आयरन है, आयरन क्या क्या है कि विच रिक्वायर्ड फॉर T3 एंड T4 प्रॉपर प्रोडक्शन, ठीक है, इसके ये रिक्वायर्ड है। जो कॉपर है, कॉपर रिक्वायर्ड फॉर द हाइपोथैलेमस इट टू बी बैलेंस विद जिंक, कॉपर को भी बैलेंस रखना पड़ता है जिंक के साथ, ठीक है। दूसरा ये है कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए, मेगा, ठीक है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट से, ठीक है, ईकोसा पेंटानोइक एसिड्स हैं, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड है, वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो ये है कि EPA के 1000 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। तो वो बाकी मैंने आपको बता दिया कि वो फूड, जो ऐसे फूड जिसमें ग्लूटोजेनिक कंपाउंड आते हैं वो अमिट करने हैं, ठीक है। कि उनमें ये मेंशनड हैं जो नॉन क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं कुछ, उन वो अच्छी कंसीडर की जाती है, अच्छा सोर्स कंसीडर किया जाता है, उन्हें आप ले सकते हैं।
उसके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की ये है कि एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करेगा, दूसरे इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ठीक है। उनमें ये है कि सेलेनियम और विटामिन ई ले सकते हैं। उसके अलावा फूड कौन कौन से हमें फूड्स में अवॉइड करने चाहिए, ये सॉरी इन्होंने लिखा, सॉरी मेंशन करना नहीं याद रहा, खैर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एक तो अस्पार्टेम होता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक है, उसमें केमिकली ग्लूकोजेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनको अस्पार्टेम को हमने वहाँ से रिमूव कर देना डाइट से, ठीक है, कट कर देना है, इनहिबिट कर देना, ओ सॉरी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना डाइट से, ठीक है। उसके अलावा नॉन फर्मेंटेड जो सोया होती है, ठीक है, उसकी वजह से उसके अलावा ग्लूकोजेनिक कंपाउंड फूड होते हैं, जो स्पिनच है, पालक है, उसके अलावा ब्रोकोलाई है, क्रूसीफेरी वेजिटेबल की कॉलीफ्लावर है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, पीच हैं, उनमें ग्लूकोजेनिक कंपाउंड होते हैं, ये इन पेशेंट को नहीं देने हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लूटन, जिनको ग्लूटेन टॉलरेंस होता है, ग्लूटन विच लिंक बिटवीन द ग्लूटेन टॉलरेंस एंड ऑटोइम्यून डिजीज के, उनमें भी इश्यू होने का भी चांसेस होता है, इसलिए इससे भी आपने ग्लूटेन को भी अवॉइड करना है, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ थायराइड हेल्थ को हम किस तरह कर सकते हैं कि एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 30 to 1 आवर तक करनी है, प्रॉपर रेस्ट रिक्वायर्ड है, प्रॉपर स्ट्रेस रिलीज रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ये है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ स्लीप होना चाहिए। तो इन ओवरऑल आई डिस्कस द इन दिस lecture I cover all the identify the symptom to consider the thyroid function and the thyroid activity, ठीक है। दूसरा इसमें टेस्ट का मैंने बताया T3 और T4 और दो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के टेस्ट कौन कौन से हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि अगर कंसिडरेबल जो प्रोटीन कंजप्शन है उसका इंटेक ज़्यादा कर दे, जिसकी वजह टायरसिन ज़्यादा है, जब टायरसिन ज़्यादा है इसके सिम्टम प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमने इसमें इन्फ्लेमेशन बैलेंस कर ली तो इसके सिम्टम कवर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कि हम न्यूट्रिशनली हमने एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना है, सेलेनियम ऐड करना है, विटामिन ई ऐड करना है। दूसरा ये है कि जो ग्लूटन और स्पार्टम बेस्ड प्रोडक्ट हैं उन्हें ओमिट कर देना। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, प्रॉपर हेल्दी एक्टिविटी चूज करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।